नहीं, अधिकांश लोग जिस समय आप रहे मेयर पद पे उस समय सबसे ज्यादा अतिक्रमण हुआ। तो ऐसे हालत में मजबूर होकर बिहार सरकार को एडहॉक कमेटी बनाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इतने दिनों में नगर निगम के लिए, नगर परिषद के लिए क्या ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया है जो लोग हो सकता है, तो फिर आप चुप बैठे रहेंगे सर? तो हम लोग फिर डबल बेंच में जाएंगे। तो इस तरह से तो मामला लटका हुआ रह जाएगा। कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप नगर परिषद में भी रहे, फिर आप नगर निगम का पहला मेयर भी आपकी मैडम बनी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है जो करीब 6-7 महीना से लोग नगर निगम का चुनाव कर रहा है? और सर इसमें हम आपकी कौन सी बात को माने? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने एक तरह से चुनाव को बाधित करवाया है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार के लोग हैं उनको लाभ होने जा रहा है, तो ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? मान लीजिए सब लोग वोट मांग रहे हैं, हर कोई कहता है कि मैं जीतूंगा, हम भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता के हाथ में है। आपके आसपास करीब लग रहा है कि कौन कौन है? नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते, सब लोग करीब हैं, सब लोग हमसे लड़ रहे हैं, हर कोई बोलता है आप ही से हमको टक्कर है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई वर्डिक्ट अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि जो चुनाव पर ग्रहण भी लग जाए। अब भाई ये मेरी समझ से बाहर है, इसलिए कि हमारे हिसाब से तो उनको लाभ नहीं होगा। मतलब आप ही आपकी मैडम हम कह लेते हैं, पूर्णिया के कप्तान पुल के पास शवदाहगिरी बनाया गया, ओपनिंग होने से पहले ही वो ढह गया, खत्म हो गया वो। सर अभी जो चुनाव स्थगित है, इससे पहले जो भी मेयर रहे, आप रहे या आपकी मैडम या फिर और कोई लोग रहे, उन समय में जो घर का नक्शा है वो बहुत कम लोगों ने पास करवाया, अवैध निर्माण काफी हुआ, बिल्कुल, जिसके कारण प्रशासन को भी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। लेकिन एक मामला जो आरक्षण का लेके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, संकल्प भी लिया है इसमें कि मैं उनको भवन बना के दूंगा सरकार की मदद से। सुनील कुमार ने जो एक याचिका दायर की है, उनका आखिर क्या कहना है, वो क्या कहना चाह रहा है याचिका के जरिए, कहाँ कमी? पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर के लोगों में उधेड़-बुन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि चुनाव की जो तारीख है उसका डिक्लेरेशन कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर खास तौर से बातचीत करने के लिए आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनको पूर्णिया नगर निगम का काफ़ी लंबा अनुभव है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में नगर निगम महापौर के प्रत्याशी शाहिद रजा साहब। इनका सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल के दर्शकों के बीच। धन्यवाद। और सर आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है चुनाव को लेकर के, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, फिर लोग ये भी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ लेते हैं, लड़ना तो तय है। तो आपको क्या लग रहा है, चूँकि आप नगर निगम की राजनीति को काफ़ी दिनों से जानते हैं, उसमें आप खुद इन्वॉल्व रहे हैं और एक लॉयर भी हैं आप, तो बताइए सर क्या स्थिति बनने जा रही है? देखिए, चुनाव का डिक्लेरेशन तो पहले भी हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नहीं साहब, डेडिकेटेड कमीशन आप अपॉइंट करके और आरक्षण का मामला हल कीजिए, उसके बाद तब आप चुनाव कराइए। तो बिहार सरकार ने उस पर डेडिकेशन कमीशन बनाया, उस पर फिर रिपोर्ट भी मांगा, रिपोर्ट भी आ गई चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने चुनाव का डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन एक मामला जो आरक्षण का लेके सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक अभी ये दायर किया गया, जिसमें डेट पड़ गया, शायद जनवरी में कोई तारीख पड़ी है, और चुनाव रोकने का कोई ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। तो ऐसी हालत में चुनाव तो होगा, चुनाव तो रुकेगा नहीं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद रिजल्ट भी हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई वर्डिक्ट अगर आ जाएगा तो हो सकता है कि जो चुनाव पर ग्रहण भी लग जाए, लोग जीतने के बाद भी, या फिर कुछ भी स्थिति हो सकती है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, इसके लिए सर आप किनको जिम्मेदार मानेंगे? कौन इसके लिए जिम्मेदार है जो करीब 6-7 महीना से लोग नगर निगम का चुनाव कर रहा है और चुनाव हो नहीं रहा है? ऐसी स्थिति जो बन गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार हम किसको दें? जिन लोगों ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट किया है, और जो वर्तमान में जो अपोजिशन है, उनका जैसा मंशा लगता है कि वो चुनाव नहीं चाहते हैं। लेकिन इससे
क्या लाभ होगा उनको वो जानते होंगे, जो लोग ये चुनाव को रुकवाना चाहते हैं। या तो ऐसे परिस्थिति में पब्लिक काफ़ी परेशान है। जो लोग कैंडिडेट हैं पूरे बिहार में वो सब लोग परेशान हैं। ख़ास करके जो जिनका पहले 10 तारीख को चुनाव होना था, उन लोगों ने 4 को स्टे हुआ, तो उन लोगों ने काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया। अब उनको फिर दोबारा से उनको ये पब्लिक में जाना पड़ रहा है, तो इससे बहुत परेशानी लोगों में बढ़ गई और हर लोग इस पर परेशान है। लेकिन चुनाव होगा, ये बात भी तय है, रिज़ल्ट भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा आदेश आ जाता है या कोई निर्देश आ जाता है, हो सकता है कि चुनाव को ये कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, उसके रिज़ल्ट को जो है ख़त्म कर दिया जा सकता है। हाई कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो तो रिजल्ट मिलने के बाद भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कर सकती है, कोर्ट है। तो ऐसे में कोई भी उम्मीदवार मजबूती के साथ लड़ पाएगा? दिक्कत है, लेकिन लड़ना तो बहरहाल है। जो कैंडिडेट हैं, सरकार का जो ये है उस हिसाब से चुनाव लड़ना है। आके फिर सरकार, बिहार सरकार फिर अपना लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। सर, कौन लोग हैं जो कि चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं? उनको लाभ क्या होने जा रहा है? अब हम ये तो नहीं समझ सकते हैं कि उनको तो कोई लाभ नहीं होना। सर, आप लॉयर हैं, आप तो अच्छे तरह से समझ सकते हैं। नहीं, ये तो लॉ की बात नहीं। लॉ की बात है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश करेगी तो उसको सबको मानना है। लेकिन पॉलिटिकल क्या गेन होगा जो अपोजिशन है? सर, वही पॉलिटिकल गेन बताइए। हमको नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल गेन इससे होने जा रहा है, क्योंकि पब्लिक में अनवाइंस पैदा हो रहा है। और जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पूरे बिहार में काफ़ी लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वार्ड कमिश्नर का हो या मेयर का हो या डिप्टी मेयर का हो, तो वो लोगों को काफ़ी परेशानी है। तो जब वो लोग परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक लाभ होने के बजाय उनको नुकसान हो जाएगा। एक ये। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए चुनाव नहीं होता है किसी कारण से, तो फिर ये बिहार सरकार क्या करेगी? एक तो वैधानिक अड़चन ये हो गया कि साहब आप जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसको जो आप प्रशासक बनाया गया है, उस पर भी हाई कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि साहब ये असंवैधानिक है, 6 महीने से ज़्यादा प्रशासक नहीं रह सकते। तो ऐसे हालत में मजबूर होकर बिहार सरकार को एड हॉक कमेटी बनाना पड़ेगा। जब प्रशासक भी नहीं रहेगा तो आखिर ये शहर का विकास अवरुद्ध होगा। और बिहार सरकार कहीं ना कहीं जब अपना एड हॉक कमेटी बनाएगी या नॉमिनेटेड बोर्ड बनाएगी, जो उसको पावर है, तो ऐसे हालत में तो और नुकसान हो जाएगा उनको। पूरे बिहार में जो है, जो वर्तमान सरकार है उसके लोग आएंगे, जो नॉमिनेट करने की सरकार है उनके लोगों को लाभ होगा, उनके लोगों को लाभ होगा। तो सर, इसमें हम आपकी कौन सी बात को माने? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने एक तरह से चुनाव को बाधित करवाया है, हाँ। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार के लोग हैं उनको लाभ होने जा रहा है। तो ये दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? जब मान लीजिए वो चुनाव जब नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? विपक्ष अगर चुनाव रुकवाना चाह रहा है, हाँ, तो विपक्ष को लाभ होना चाहिए। नहीं, हमको नहीं लगता है कि विपक्ष को कोई लाभ होगा इससे। पॉलिटिकल गेन उनको, अब वो लोग महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। उन लोगों को ज़्यादा हम लोगों से समझ है, तो वो अपना कुछ लाभ उनको होगा, तो इसलिए वो चाहते हैं चुनाव रुके। ये तो बात मेरी समझ से बाहर है। वो क्या हम लोग से बड़ा दिमाग रखते हैं, बड़े पद पे हैं लोग, वो लोग तो ज़्यादा अच्छा समझते होंगे कि उनको क्या लाभ होगा। क्या कि आरक्षण के विरोध में वो भी नहीं कहते हैं कि आरक्षण के विरोध में हम हैं, जो विपक्ष के लोग हैं। लेकिन सर, आपसे मेरा सवाल इसलिए है कि चूंकि आप नगर निगम की राजनीति को और नगर परिषद की राजनीति को काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं, आप एक लॉयर भी हैं, तो सरकार की जो नीति है, कैसे काम करती है, नहीं करती है, वो तमाम चीज़ें हैं, आप समझ रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये कानूनी बात है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम लोग ठीक है, लॉयर हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं कॉमन सेंस जो बात होती है, पॉलिटिकल क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा। वो लोग चूँकि बहुत ऊंचे इस पे हैं, उन लोगों को ज़्यादा हम लोगों से समझ है। लेकिन हम लोग जो नीचे के लोग हैं, जो आम जनता है, उन लोगों में तो एनवाइंस है। अनुमान भी तो सर लगाइए कि आखिर जो विपक्ष के लोग हैं वो उनको क्या लाभ हो रहा है चुनाव रुकवाने से? अब भाई ये मेरी समझ से बाहर है, इसलिए कि हमारे हिसाब से तो उनको लाभ नहीं होगा। लेकिन चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं सर, तो दिल में वो मजबूती है कि? देखिए, वो मजबूती नहीं है।
कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि पता नहीं हम चुनाव लड़ के जीत के आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देगा। तो थोड़ा तो संशय की स्थिति तो बनी हुई है सबों के लिए। लेकिन फिर भी चुनाव होगा, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव का रिजल्ट भी हो जाएगा, बोर्ड का गठन भी हो जाएगा। सर थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए कि जो आरक्षण में गड़बड़ी की गई है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि सुनवाई हम करेंगे उस पर 20 जनवरी को, तो उसमें बिहार सरकार को अपना जवाब देना है। बिहार सरकार ने कहा है कि जो आरक्षण में गड़बड़ी कहाँ रह गई है। देखिए गड़बड़ी ये तो मान लीजिए जो आरक्षण की बात अभी लोग कर रहे हैं, ये चुनाव तो इस नीति पर बहुत पहले भी कई चुनाव हो चुके हैं। तो अभी ये चुनाव होने देना चाहिए था। उसके बाद जो एक ऐसा वर्डिक्ट आ जाए, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट दे कि साहब ठीक है अभी चुनाव हो गया है, ठीक है रहने दीजिए, लेकिन आइंदा जो चुनाव होने वाला है उसमें पूरी स्थिति को क्लियर करके तब आप चुनाव कराएं। सुनील कुमार ने जो याचिका दायर की है, उनका आखिर क्या कहना है, वो क्या कहना चाह रहा है याचिका के जरिए, कहाँ कमी? उनका कहना यह है कि जो डेडिकेशन कमीशन बना है वो प्रॉपर नहीं है। जो चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसका प्रॉपर पालन बिहार सरकार ने नहीं किया, इसलिए उसी पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आरक्षण में कहीं कमी कर दी गई है? नहीं, कमी उम्मीद कुछ नहीं की गई। आरक्षण जो नियम है उस नियम के हिसाब से आरक्षण हुआ है। क्या नियम है सर उसका? नियम यह है कि साहब जो अत्यंत पिछड़ा जो है वहाँ के साहब पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण दिया गया, इस पर मामला थोड़ा सा बनता है। जहाँ अत्यंत पिछड़ा को दिया गया है वहाँ पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, तो पिछड़ा वर्ग को नज़रअंदाज कर दिया गया। पिछड़ा वर्ग को नज़रअंदाज कर दिया गया। उसमें जो कुछ लिमिटेड, अत्यंत पिछड़ा करने का मतलब थोड़ा लिमिटेशन हो गया उसमें, तो उस हिसाब से जो है वो उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया उन्होंने। आरक्षण का जो कोटा है उसको घटाया नहीं? वो सब नहीं कुछ घटाया, सब उतना सब कुछ वही है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है उसको कहीं रखा नहीं गया। कहीं नहीं रखा गया। यही आपत्ति है उन लोगों की। ओबीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लासेस, या ओबीसी होता है अत्यंत पिछड़ी। अत्यंत पिछड़ी का वर्ड नहीं है, अत्यंत पिछड़ी वर्ड नहीं है वहाँ जो पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में बहुत लंबी सूची है पिछड़ा वर्ग की, और यहाँ बिहार में उसको अत्यंत पिछड़ा किया गया। इस पर मामला ही डिस्कशन होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सर उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ठीक है वो जो अत्यंत पिछड़ा है उसको हम नहीं मानने जा रहे हैं, हम सिर्फ बैकवर्ड मानेंगे, तो उस पर आप चुनाव कराइए, उस पर आरक्षण दीजिए, तो फिर उसका तो हाँ, तो फिर असर पड़ेगा। हो सकता है कि चुनाव फिर ये हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर रद्द कर देगी तो फिर रद्द हो जाएगा ये। सर चुनाव हो जाएगा, अगर मान लीजिए आप जीत भी जाते हैं यहाँ से महापौर पद के लिए, तो फिर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। हाँ, हो सकता है। तो फिर आप चुप बैठे रहेंगे सर? तो हम लोग फिर डबल बेंच में जाएंगे। तो इस तरह से तो मामला लटका हुआ रह जाएगा। अब रहेगा तो देखा जाएगा, बिहार सरकार को करना है ये काम, हम लोग तो नहीं करेंगे। तो इसमें तो विकास होगा या फिर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं हम? देखिए अगर रुकेगा तो शहर का विकास में बाधा पड़ेगी, और प्रशासक बहुत दिन नहीं रह सकते हैं, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट को कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो लग रहा है कि जिस जो बात आप कह रहे हैं कमेटी की ओर, लगभग हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अभी तक आप लोगों को सर, जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि चुनाव होगा, तो आप लोगों को अभी तक जो चुनाव प्रभारी हैं यहाँ पूर्णिया में, उन लोगों ने के तरफ से कुछ दिशा निर्देश आया है अभी तक कि हाँ नहीं? हम उसमें कहा कि साहब जैसे चुनाव का अभी डेट डिक्लेयर है उस हिसाब से आपको काम करना है। आपका आज बुलाया भी है लोगों को, हम लोगों को बुलाया, जो कैंडिडेट्स हैं, मेयर के कैंडिडेट्स हैं, उनको बुलाया है। आज 11 बजे से 2 बजे तक उनका मीटिंग होनी है। किनके साथ मीटिंग होगी सर आप लोगों की? डीडीसी के साथ होगी, जो यहाँ प्रभारी हैं हमारे नगर निगम के प्रभारी, वही डीडीसी हैं। तो तब तो ये तमाम बातें आप लोग रखेंगे वहाँ? हम लोग ये बात क्यों रखेंगे? सरकार के निर्देश है, वो भी नहीं सुनेंगे इस बात को, हमारी बात को। वो तो कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको सरकार ने आदेश दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। अब बाकी हाईकोर्ट फिर कोई आदेश करेगा तो फिर वो रुक जाएंगे। इसलिए संचय की स्थिति तो अभी भी है, और लोग उतने उत्साह से जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें थोड़ा सा कमी आएगा, शिथिलता उसमें आई है, मन में लोगों का उधर है अभी भी। सर ये बताइए कि अब थोड़ा सा आप आ जाते हैं आपके चुनावी मुद्दों पर। आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या है आपका चुनावी मुद्दा और क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए चुनावी मुद्दा यहाँ चूँकि पार्टी पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली रिपुटेशन पर, किसी कैंडिडेट के फेस वैल्यू पर ही चुनाव हो रहा है। तो अब जनता यहाँ की है, जनता ये फैसला करेगी कि साहब चुनाव
में किसको वो जिताएगी, क्या वो सोच रखती है, और कहीं ना कहीं वो देख जानेगी कि भाई कुछ लोग हमारा ये अपना है कि साहब हम पहले भी रह चुके हैं, जनता भी इस बात को समझ रही है, और हमने अपने कार्यकाल में जो काम किया है वो कहीं ना कहीं शहर के विकास में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जो लोगों का कहना है, तो इस हिसाब से उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। सर, जो पद पर रहते हैं उनसे ज़्यादा सवाल बनता है। बिल्कुल बनता है। और आपका तो एक लंबा समय नगर निगम से, नगर परिषद से आपका जुड़ा हुआ रहा है। आप उस समय भी अध्यक्ष रहे हैं, आपकी मैडम महापौर रही हैं, वार्ड पार्षद तो आप काफ़ी लंबे समय से हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इतने दिनों में नगर निगम के लिए, नगर परिषद के लिए क्या ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया है जो लोग वोट आपको दे, तो सर क्या क्या गिनाएंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात जो हम ये जानते हैं कि जो नगर परिषद में हम शुरू में गए तो नगर परिषद की हालत बहुत ख़राब थी। फंड भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, और जुलाई का महीना था, पूरा शहर में पानी था, सारे जगह नाला जाम था, और मेरे पास पैसा भी नहीं था फंड में। तो ज़िला पदाधिकारी से हमने अप्रोच किया। उस वक्त ज़िला पदाधिकारी ने कई जगह, हमने कहा कि आपदा की स्थिति आ गई है शहर की, तो आप उसमें हमको आपदा से कुछ पैसा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपदा से हम बहुत ज़्यादा कितना 1 लाख रुपये आपको दे सकते हैं। हमने 1 लाख में तो हमको काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे नाले की सफाई करनी है, काफ़ी पैसा खर्च है। तो उन्होंने कहा कि आपका बाकी बकाया कहीं है तो आप बोलिए। तो फिर उस वक्त हमने बताया जहाँ जहाँ खुद कलेक्ट्रेट का पैसा बाकी था उन्होंने वो भी पेमेंट किया। सिविल कोर्ट की बिल्डिंग का पैसा, रेंट बाकी था, उसका पैसा उन्होंने क्लियर करा दिया, और बैंक वगैरह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी उन लोगों का पैसा बाकी था। तो इससे हमको एक अच्छा खासा पैसा आ गया। तो हमने शहर के नाली के सफाई का काम शुरू किया उस वक्त। उसके बाद बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी वार्ड कमिश्नर के नगर परिषद में, तो उधार मंगाना पड़ा। तो ये स्थिति वहाँ थी, अब बहुत बुरे हालत में था। तो हम जब आए तो उसको हमने वहाँ एक बिल्डिंग बनवाया, जो कि तत्कालीन हमारे प्रधान सचिव थे सुनील कुमार सिंह, उन्होंने पूरे बिहार को नगर परिषद और नगर पंचायत के भवन बनाने के लिए पैसा हम लोग के रिक्वेस्ट पे उन्होंने दिया, तो बिल्डिंग बनी। उसके अलावा टैक्स की वसूली बहुत कम थी, उसको हम लोगों ने एनहांस करवाया। बहुत पैसा बाकी था तो वो वसूल करवाया, और किसी तरह से शहर का काम चलने लगा। उसके बाद हमने योजना बनाना शुरू किया शहर के लिए, और करीब करीब हर मुद्दे पर हमने योजना बनाई, और उसको फिर बिहार सरकार ने भारत सरकार से अप्रूव करा दिया, और उस पर अभी भी फंडिंग हो रही है। सबसे बड़ा काम जो हम अपना आप समझते हैं कि उपलब्धि हमारी रही कि साहब, शहर में आवास की योजना नहीं थी। शहरी गरीबों के लिए कोई आवास की योजना नहीं थी। देहात में इंदिरा आवास लोगों को मिलता था। तो इसके लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी और कहा कि भाई, शहर में भी गरीबों को रहने का अधिकार है, तो आप उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये बात भारत सरकार तक गई हमारी, और भारत सरकार ने इसको मंजूर किया। मंजूर करने के बाद शहरी इलाके में भी आवास की व्यवस्था की गई। ये हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। और उसके बाद फिर राजीव आवास योजना, उसी का नाम बदल के कर दिया गया। उसके बाद फिर जब मोदी जी आए तो प्रधानमंत्री आवास योजना बना। तो इस तरह से शहर में करीब करीब 13,000 गरीबों का घर बना है, जो फूस की झोपड़ी में रहते थे, जिनका अपनी निजी ज़मीन थी। तो वो उन लोगों का घर बना, जिससे कम से कम शहर की स्थिति भी कुछ अच्छी लगी। हर जगह झुग्गी झोपड़ी, चूँकि ये इलाका शहर था, लेकिन ये खेती बाड़ी का काम ज़्यादा होता था, और लोग बहुत गरीबी स्थिति में घर अपना नहीं बना सकते थे। तो वो बहुत बड़ा काम हुआ, इसको हम मानते हैं उपलब्धि। दूसरी बात है कि अभी मेरा जो अब टारगेट है कि सब ऐसे लोग शहर में बहुत से बसे हुए हैं जो सड़क के किनारे, जिनको अभी विस्थापित कर दिया गया, या दूसरे की ज़मीन पर बसे हुए हैं, जो कभी बराबर उसको हटाने की धमकी देते हैं। तो शहर में ऐसे लोगों को जो भूमिहीन हैं और सड़कों के किनारे हैं, नहर के किनारे हैं, कहीं कहीं बसे हुए हैं, बहुत बुरे हालत में हैं, तो उन लोगों की एक आवास की योजना होनी चाहिए। और इस बात को हम लोग ने पहले भी रखा था। तो वर्तमान सरकार ने उसको मंजूर किया। मंजूर करने के बाद कहा कि साहब, एक कंबाइंड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत बना करके उन सारे गरीबों को, जो कि जिनको भूमिहीन है, उनको घर दिया जाएगा। और इस संबंध में सरकार ने चिट्ठी भी दी, जिला परिषद पदाधिकारी को भी चिट्ठी दी है 2019 में।
और फिर नगर निगम को भी चिट्ठी दिया कि साहब ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करके आप भेजें, और अगर ज़मीन है तो ठीक है, उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं ज़मीन एक्वायर करके उस पर भवन बना के देने की व्यवस्था सरकार करना चाहती है। अभी भी स्टेटमेंट आया मेयर के, इनका सीएम का, डिप्टी सीएम का, कि नहीं साहब हम गरीबों को, ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं उनको हम घर बना के देंगे। तो उस दिशा में काम चल रहा है। और अगर मेरा लक्ष्य है कि अगर हम आएंगे, अगर मेयर लोगों ने बनाया मुझको, तो मैं ये काम सबसे पहले प्राथमिकता में करूँगा। दूसरा काम है जो ड्रेनेज का सिस्टम है, वो बहुत कई बार, एक बार सेंक्शन भी हुआ, पैसा भी आया, लेकिन काम नहीं हो पाया। फिर दोबारा योजना बना, हमारे मैडम थी उस वक्त, एक योजना बना के गई पूरे शहर की, चूँकि 5 पंचायत को लिया गया था तो उसको बढ़ाना पड़ा, तो वो भी अप्रूव्ड है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारा लक्ष्य है कि वो काम भी मैं कराऊंगा कि शहर में कम से कम ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसको सुधार होना चाहिए उसका। और उसके लिए अतिक्रमण बहुत बड़ा एक बाधा है, जहाँ जहाँ ड्रेन को लोगों ने बंद कर दिया है, पानी की निकासी बंद है, तो ऐसे हालत में वो बहुत ज़रूरी काम है शहर के लिए, लेकिन उसको करने के लिए भी बहुत मजबूती से वो काम करना पड़ेगा। और ज़िला प्रशासन हो या सरकार उसमें सपोर्ट करेगी तभी ये काम हो पाएगा। अभी सर अतिक्रमण हट रहा है, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आप? देखिए, अतिक्रमण जो हाईकोर्ट का आदेश चूँकि मिला है, तो उस आदेश के मुताबिक कई लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी आदमी इसमें बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है। और लोगों ने गलत कर भी लिया था, जो आज अपने से खुद से तोड़ के हटा रहे हैं मकान, पक्का मकान बना लिया लोगों ने। सर जितने लोगों ने गलत किया था, जो तोड़कर हटा रहे हैं सर, वो आपको याद होगा, वो सारे के सारे लोग, अधिकांश लोग, सारे के सारे नहीं, अधिकांश लोग जिस समय आप रहे मेयर पद पे, उस समय सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ। ये बात तो हमको नहीं पता है कि मेरे ज़माने में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण तो बहुत पहले से ही है, पहले भी था और उसके बाद लोगों ने देखा, एक दूसरे को देखा। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप नगर परिषद में भी रहे, फिर आप नगर निगम का पहला मेयर भी आपकी मैडम बनी, ठीक है, लेकिन ये अतिक्रमण वाला जो मामला है ये हम लोगों से बहुत पहले का है। ठीक है सर, लेकिन बात आपके समय में काफ़ी बढ़ता चला गया, आप लोगों ने कभी इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये कार्रवाई एक्चुअली प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ये हम लोग चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोगों के साथ थोड़ी सी परेशानी होती है। जिससे लाइन बाज़ार की सड़क बन रही थी, लाइन बाज़ार की जब सड़क बनने लगी तो बहुत अतिक्रमण था। हम लोगों ने बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट करके उसको हम लोगों ने हटवाया, फिर भी उतना नहीं हटा पाए। और सरकार के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने भी बहुत मदद नहीं किया उसमें। और आज भी वो मामला जो ड्रेनेज का, लाइन बाज़ार की सड़क का, वो फंसा हुआ है। टेंडर भी हुआ लेकिन काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, उनको रहने के लिए कोई सुटेबल जगह नहीं है, जिनको की ज़मीन नहीं, भूमिहीन है वो लोग। अब वो लोग वोट भी करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे। तो हमने तो उनका कैसे उन लोगों से वोट मांगेंगे सर आप? देखिए, हम लोगों ने तो ये उनको दिया है, आश्वासन भी दिया है। और मैं आश्वासन नहीं बल्कि मैं उन्हें एक संकल्प भी लिया है इसमें कि मैं उनको भवन बना के दूंगा सरकार की मदद से। और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन भी इसमें, या जो अभी वर्तमान में नगर आयुक्त हैं, वो भी इसमें हमको सहयोग करेंगे। सर कुछ मेरा और सवाल है, जिस तरह से आप उस समय, मतलब आप या आपकी मैडम हम कह लेते हैं, पूर्णिया के कप्तान पुल के पास शवदाहगिरी बनाया गया, ओपनिंग होने से पहले ही वो ढह गया, ख़त्म हो गया वो। देखिए, शवदाहगिरी बना, वो शवदाहगिरी जो बना था उस वक्त, वो पानी में बाढ़ जो आई तो बाढ़ के वजह से वो टूट गया, जिसकी वजह से उसका यूज़ नहीं हो पाया। उसको और अच्छा बनाना चाहिए था, उसमें इलेक्ट्रिक से जो शवदाह होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, सब पैसे की कमी थी। उसमें जो रुपये की बर्बादी हुई, बिल्कुल। इसके लिए किनको जिम्मेदार मानेंगे सर आप? जिम्मेदार किसको मानेंगे? जिम्मेदार तो हम लोग किसी को नहीं कह सकते। जो तो बना था उसको इस्तेमाल होना चाहिए था, उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं हुआ वो, क्योंकि उसको बाकी इधर चूँकि विकल्प बगल में था, लोग वहीं जाकर अपना काम कर रहे थे। चूँकि भी आपने खरीदा है। हाँ, वो भी है उसका सर? वो तो ख़राब पड़ा हुआ है। वो शुरू में कुछ यूज़ हुआ, जहाँ जहाँ पार्टी होती थी, कहीं प्रोग्राम होता था, कहीं शादी ब्याह होता था, वहाँ जाता था, उससे पैसा आता था कुछ। लेकिन उसको फिर लोगों ने मेरे हटने के बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया लोगों ने, बल्कि उसको ख़राब सड़ा दिया। बर्बाद ही हो गया ना सर? बिल्कुल, किसी काम का रहा नहीं। वो ठीक हो सकता है,
ठीक हो सकता है, वो एक ज़रूरी चीज़ है। आपके जो विपक्ष लोग हैं इस चीज़ को भी मुद्दा बना रहे हैं। नहीं ठीक है, उनको मुद्दा बनाना ही चाहिए। और इस चीज़ को सर, मेरा अगला सवाल ये है कि इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं कि आप ये खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि नगर परिषद को नगर निगम बनाने में आपने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और इसका जो सीमा विस्तारीकरण भी हुआ, और सीमा विस्तारीकरण में कुछ ऐसे जगह भी क्षेत्र भी आ गए जो कृषि क्षेत्र है, वहाँ के लोग काफ़ी गरीब हैं, उन लोगों को आपने भरोसा दिलवाया था कि जब नगर निगम बन जाएगा तो आपकी काफ़ी तरक्की होगी। तरक्की हुई उन लोगों? बिल्कुल तरक्की हुई। हम तो कहते हैं कि अब वो जो उस ज़माने में शहर जो था, आज जो शहर है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज कुछ लोग अगर बाहर से 10 साल पीछे अगर लोग आएंगे यहाँ, तो उनको पुणे शहर का आता पता उनको लगेगा कि नहीं किसी दूसरी जगह है। तो विस्तारीकरण भी हुआ और विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और पूर्णिया शहर पहले से बहुत बेहतर है। हम तो ये कहते हैं कि लोग सर उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो कृषि क्षेत्र है। हाँ, उन लोगों को नहीं देखिए, उन लोगों को योजना भी बनी, योजना बनने के बाद कुछ काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। फौरन तो किसी जगह विकास। जितनी बातें आपने बताई थी उन लोगों को कि उस समय तो लोग विरोध भी कर रहे थे, कई लोगों पर मुकदमा भी बाजी भी हो गया। देखिए, विरोध कर रहे थे तो प्रशासन के लोगों ने उनका जो विरोध किया, तो विरोध करने का जो तरीका था, उनको कोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट गए, कोर्ट में भी वो लोग हार गए। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है। लेकिन आज वो लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो निगम में आए हैं तो हम लोग को बेहतर सुविधा मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कमी है, जो होगा विकास होगा, आहिस्ते आहिस्ते विकास हो रहा है, काम तो हो ही रहा है वहाँ भी। उसके लिए कुछ विशेष विशेष पैकेज उनको मिलना चाहिए था। जो 5 पंचायत के लोग हैं उनको विशेष पैकेज मिलना चाहिए था। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई विशेष पैकेज नहीं मिला, जिसके वजह से वहाँ विकास। लेकिन अब तो विकास, अब तो मेन धारा में वो लोग जुड़ गए। अब तो वहाँ भी पूरा शहर बन गया, जहाँ जहाँ जो लोग उसको, चूँकि शहरीकरण तो हो ही रहा था उस इलाके का, और शहरीकरण तो होना ही था। आज नहीं होता, कल होता, 10 दिन के बाद होता, लेकिन होना था। तो हम लोगों ने उसको कॉरपोरेशन, जिला प्रशासन से सरकार ने उसको कॉरपोरेशन बनाया, 5 पंचायत को लिया, जो कि शहर से सटा हुआ था। तो आज आप मरंगा चले जाइए, उधर आप लालगंज की तरफ चले जाइए, काफ़ी विस्तारीकरण हुआ, काफ़ी अच्छी स्थिति है लोगों के, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन भी पहले से बहुत बेहतर हो गई लोगों के। सर अभी जो चुनाव स्थगित है, इससे पहले जो भी मेयर रहे, आप रहे या आपकी मैडम या फिर और कोई लोग रहे, उन समय में जो घर का नक्शा है वो बहुत कम लोगों ने पास करवाया। अवैध निर्माण काफ़ी हुआ, बिल्कुल हुआ, जिसके कारण प्रशासन को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो उस समय सर नक्शा वगैरह पास करवाने पे आप लोगों ने देखिए, यहाँ नक्शा पास होता था। शहर में क्या था कि खास महल के मामले को लेकर शहर का नक्शा बनाने में, खास महल की ज़मीन पर जिन लोगों ने घर बनाया था, कलेक्टर साहब ने रोक दिया था कि उसका कोई नक्शा पास नहीं होगा और कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इस वजह से बहुत से लोगों का नक्शा नहीं बना। लेकिन बाद में टैक्स इम्पोज हुआ, जो उन्होंने बना लिया तो उस पर टैक्स हम लोगों ने लिया। फिर क्योंकि ख़ास महल का मामला इतना जटिल था, आज भी वो मामला चल रहा है, तो उस मामले को लेकर के जितने भी ख़ास महल के जो लोग, तो सर बहुत तो निजी ज़मीन पे जो बनाया वो भी नहीं बनाया नक्शा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिन लोगों ने नहीं बनाया तो मकान तो बनाया, नक्शा पास नहीं हुआ। अब मान लीजिए जो पंचायत में लोग थे, नगर पंचायत में, नगर पंचायत कर रहे हैं, जो देहात में थे, तो उन लोगों ने तो मैप पास करने की ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को उस वक्त। तो उन लोगों ने घर बनाया, लेकिन टैक्स तो वो अभी दे रहे हैं। नगर निगम को टैक्स चाहिए, नगर निगम चलेगा कैसे? ठीक है, नक्शा उन्होंने पास नहीं कराया, नक्शा में कुछ नॉर्म्स है, लोगों ने तो नक्शा पास करा लिया, लेकिन नक्शा पास करना, मकान उस ढंग से नहीं बनाया जिस ढंग से नक्शा पास किया। ये भी बहुत मामला है। नालियाँ बनाई गई हैं, वो ठीक से काम भी नहीं आया, टूट गई। देखिए, ये तो बात सही है, नाली उसमें तो बराबर से काम होते रहना चाहिए। अब लालगंज का नाला ही लीजिए, लालगंज का नाला बंद था, आगे हम लोगों ने उसको करवाया, आगे तक निकास उसका करवाया। तो शहर का पानी तो लालगंज नाला से ही जाता है, सब जगह का नाला निकास उसी में है। तो लालगंज के नाले को सबसे पहले बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो लालगंज का नाला आज तक नहीं बन सका। उसकी वजह है कि सब इंक्रोचमेंट एक मुद्दा है उसमें भी। तो वो अब आने वाले दिन में देखिए अब कुछ बेहतर और होगा। इंक्रोचमेंट जो है सर, उसको आप लोग मजबूती के साथ कभी रोक नहीं पाए। देखिए, इंक्रोचमेंट को मजबूती के साथ रोकना, बात तो आपका कहना सही है, इंक्रोचमेंट नहीं रुक पाया, लोगों ने कर लिया काम। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की गलती तो है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं या वो लोग हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें अमीन की ज़्यादा भूमिका रही है। देखिए, उसमें अमीन की भूमिका भी थोड़ा रही है,
दूसरी बात है कि आपके पास कोई पुलिस फोर्स तो है नहीं। आप कभी पुलिस फोर्स के लिए आपको एसडीओ को लिखना पड़ता है। एसडीओ साहब के आदेश के बावजूद भी पुलिस नहीं आती है। तो आपको नगर निगम को तो एक पुलिस फोर्स चाहिए जो अतिक्रमण पर निगरानी रखे और उस पर फाइन किया जाए किसी ने जिसने अतिक्रमण किया है। लोग उसके आदी हो गए, कोई कुछ बोला ही नहीं। अभी तो कोई पुलिस फोर्स नहीं है, तो कैसे काम हो रहा है सर? अभी जब लोगों में एक डर, एक भय हो गया कि साहब आप इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो काम हो रहा है। अभी तो आपका कोई कमेटी वहाँ नहीं है और प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है। ठीक है। अभी जो देखिए प्रशासन के लोग, वो प्रशासन के लोग हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है, अंतर तो हो ही जाता है ना। तो इसलिए वो अभी ये कर रहे हैं तो उनको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो काम कर रहे हैं। तो क्या माने सर, जनप्रतिनिधि के जाने से काम और बाधित हो जाता है? कौन और बाधित नहीं होता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन उसको तरीका हमारा ये कहना है कि ठीक है आप अतिक्रमण हटाइए। हर जगह अतिक्रमण होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाली पूर्णिया की बात है, पूरे बिहार में हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में होता है अतिक्रमण करते हैं, जहाँ मौका मिलता है लोग करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज जो गरीब मान लीजिए शहर में व्यवसाय कर रहा है, हमको तो उसको भी देखना है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने उसका वोट भी लिया है, तो हमको तो उसको भी देखना है। उसकी जो स्थिति है, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, वो तो मेरे पास पहुंच जाता है कि साहब हम क्या करें। तो ये बात जिला पदाधिकारी या प्रशासक के पास लोग नहीं जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के पास तो आता है। तो हमको तो उसके बारे में भी सोचना है। सर अगर हम अगर अतिक्रमण हटाते तो हम पहले व्यवस्था करते। सर आपने काफ़ी कमियां गिनाई है कि नगर निगम को पुलिस बल नहीं है। बिल्कुल, हमने बल्कि लिख के दिया था सरकार को। वहाँ के कर्मचारियों ने ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया, जिसके कारण अतिक्रमण फैलता चला गया। बिल्कुल सही है। और बाकी जो प्रॉब्लम हुआ है वो उन लोगों के लिए कारण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की गलती है। देखिए नगर निगम की गलती उसमें सर आप वहाँ रहे, आप वहाँ आपके हम तो 2 टर्म रहे जी, तो आपके देख रेख में काम होता रहा और आप एक मरतबा फिर से नहीं। अतिक्रमण का जो मामला था, एक्चुअली जो अतिक्रमण का बहुत पहले से है, बहुत पहले से। इसके पहले एक अमीन साहब थे, उन्होंने जो आपको इसका बता रहे हैं, रजनी चौक से जो उधर गया है, जो गंगा दार्जिलिंग रोड जिसके बारे में बोलते हैं, उसमें अतिक्रमण हुआ, उसमें बाकायदा बंदोबस्त किया उसने, उस वक्त जो लोग थे। बहुत पहले की बात है ये। तो अभी तो उस हिसाब से अतिक्रमण नहीं हुआ। जिन लोगों ने बनाया था सब पहले का बना हुआ था, गरीब लोग रोड के किनारे जाके बस गए। तो हमारा तो 5 साल टेन्योर अभी ऑफ हो गया, इस बीच में भी बहुत अतिक्रमण हुआ। सर मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि पुलिस फोर्स नहीं है, नगर निगम के कर्मचारी ने पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया या फिर गड़बड़ी किया उन लोगों ने, और आप वहाँ थे, इसके बावजूद इतना सारा प्रॉब्लम वहाँ है, आप इस चीज़ को जानते हैं। इस बार अगर जीत कर जाते हैं तो प्रॉब्लम तो वही रहेगा, वही नहीं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, ऐसा नहीं है। अब वो पहली बात नहीं है, पुरानी वाली बात नहीं है। पहले तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं था, बहुत कमी थी, बहुत सी चीज़ की कमी थी नगर निगम में। लेकिन अब तो अप टू डेट चलता है हर चीज़। हर महीने आपको अकाउंट भेजना पड़ता है, हर महीने आपको, अगर मान लीजिए इस तरह का लोग करेंगे तो उसको पनिशमेंट होगा। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता है कि पहले जो आप लोगों का चुनाव होता था वो पार्षद के माध्यम से होता था, अब कोई मेयर बनेगा तो वो मजबूती के साथ अपना निर्णय ले पाएगा? क्या ये देखिए मजबूती के साथ निर्णय लेगा, और जनता चूँकि वोट देगी तो अब जनता डायरेक्ट भी मेयर से अपना संपर्क करेगी। इसमें मेयर के लिए थोड़ी परेशानी है जो बनेगा। पहले था कि साहब वार्ड से कोई आता था तो हम लोग वार्ड पार्षद को इंडोर्स कर देते थे कि साहब आप उसको देखिए। अब तो आपको वो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, तो डायरेक्ट जनता अपनी बात खुद आके कहेगी, और आपने उसको वोट लिया तो आपको उसका काम करना पड़ेगा जो सही है। तो ये तो कहीं ना कहीं बेहतर है ना कि मेयर को ज़्यादा पावर मिलने जा रहा है, एक तरह से खुले तौर पे काम। देखिए ज़्यादा पावर मिलने जा रहा है, पावर का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। पावर तो मिलता है, ऐसा नहीं कि पावर नहीं मिलता, लेकिन उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। लेकिन सर जो पहले से कुछ आरोप लगते रहे हैं कि मेयर बनने में वार्ड पार्षद के माध्यम से बनाया जाता है, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। किसका दबाव में रहता है मेयर, जो दबाव में रहता था, था। अब वो दबाव से थोड़ा का एक तरह से आता था, तो वो चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी। हाँ, वो चीज़ कम होगी। कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ बेहतर होना चाहिए, और शहर के जो प्रतिबद्ध लोग हैं उन लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, नगर निगम के प्रशासन में,
हम लोग जो ऐसा होगा तो हम लोग उसको उनको भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें। सर अब लास्ट सवाल हमारा ये है कि सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द में प्रतिद्वंदी लोग हैं? देखिए सभी प्रतिद्वंदी 27 आदमी हैं, हम किसी को स्पेशलाइज नहीं कर सकते हैं। सब लोग वोट मांग रहे हैं, हर कोई कहता है कि मैं जीतूंगा, हम भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता के हाथ में है। आपके आसपास करीब लग रहा है कि कौन कौन है? नहीं, ये बात हम नहीं कह सकते। सब लोग करीब हैं, सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। हर कोई बोलता है आप ही से हमको टक्कर है, हर कैंडिडेट यही बात कहता है कि आपसे हमको टक्कर है। तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, भाई इतने लोगों से हमारे अकेले एक कमज़ोर आदमी का टक्कर है, तो हम तो समझते हैं कि जनता कहीं ना कहीं मेरे साथ है, तब वो लोग ये बात बोलते हैं हमसे। सर आप अपने आप को कमज़ोर कहा, हम इस बात को नहीं समझ पाए। कमज़ोर मतलब ये कि लोग, भाई हम मान लीजिए राइफल बंदूक नहीं ले जा सकते, लोगों को डरा नहीं सकते हैं, तो ऐसे आदमी को तो लोग कमज़ोरी कहता है, लेकिन हम ना मेंटली कमज़ोर हैं। डरा के अगर कोई जीतता तो सर आप 2 बार कैसे बन गए? तो उस वक्त के हालात अलग थे, अभी के हालात अलग हैं। पहले वार्ड कमिश्नर देता था, उन लोगों में सोचा कि नहीं भाई चलिए एक सही आदमी को हम चुन रहे हैं, तो हमको चुना। पहले तो पैसे कौड़ी का भी उतना मामला नहीं था। कौन उम्मीदवार है सर जो डरा के वोट लेना चाह रहा है सर? नहीं, ये आप लोग पता लगाइए, हम किसी को नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग कुछ बोलते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ऐसा है। लेकिन ये जानकारी आपके पास आ गई है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई आप ही से? हाँ, से सारे लोग यही कहते हैं कि आप में कुछ ना कुछ बात रही होगी तभी तो सारे लोग कह रहे हैं। देखिए अब ये बात तो उनको, वो भी जनता के बीच में घूमते हैं, हम भी जनता के बीच में घूमते हैं, तो सब लोग, अब जनता को फैसला करना है वो किसको मजबूत करना चाहती है। नहीं, बहुत लोग तो अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं कि शाहिद रजा मुस्लिम है तो सारा वोट उनको उधर चला जाएगा। देखिए ये गलत कहना है। हमारा कहना है कि मुस्लिम वोट बेस ठीक है, हमको लोग देगा वोट, लेकिन हमको ऐसा नहीं है, हमको जनरल वोट भी है, सभी जाति में हमको वोट है, हम ऐसा मानते हैं। और लोगों को भी हम पर विश्वास है कि नहीं, हम इनको वोट देंगे तो हमारा कुछ बेहतर होगा, सही होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं किसी ऐसे आदमी को चुन देंगे तो हम लोगों को परेशानी होगी, जो बिजनेसमैन है या बड़े लोग हैं, तो उस हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, हम चूँकि पहले भी रह चुके हैं, हमने काम किया है, लोगों को पता है कि हमने क्या काम किया है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहे हैं, देखिए विपक्ष काम कहना है, विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि वो 2 बार रहे और कुछ काम नहीं किया। ये बात तो इतना प्रॉब्लम है, वो सब शाहिद रजा का ही थे। नहीं, विपक्ष को तो ये कहना भी चाहिए, वो नहीं कहेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा। लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि शाहिद रजा ने क्या किया है, और जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं वो भी जानते हैं कि हमने क्या किया है शहर के लिए। आज ये शहर का नक्शा जो बदला हुआ है वो उनको नज़र नहीं आता है। आज जो नगर निगम में कुछ नहीं था, उस नगर निगम में आज बिल्डिंग है, उस नगर निगम में आज सारी व्यवस्था है, हालांकि वो भी पूरी नहीं है और होना चाहिए, लेकिन वो उनको नज़र नहीं आता। तो सवाल है कि जिनको जो देखना है वो देखते हैं, जिनको अच्छा दिखता है तो अच्छा कहते हैं, जिनको लेकिन सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट उन्हीं का किया हुआ है, लेकिन मेरी लड़ाई भी उन्हीं से। ठीक है, हम प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं अगर, तो जनता ये बात का इंसाफ करेगी कि साहब हम प्रॉब्लम क्रिएटर हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने। तो ये बात तो जनता पर है, उनके बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। ये आने वाले समय में तो पता चल ही जाएगा कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। लास्ट में सर आप पब्लिक से कुछ कहना चाहें अपनी बात तो? देखिए पब्लिक से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है, जो एक सामाजिक तरीका है, उस तरीके से चले, और नगर निगम का जो भी टैक्स है, जो नगर निगम को ज़रूरी है नगर निगम चलाने के लिए, उसको प्रॉपर ढंग से लोग दें। और नगर निगम उनका अपनी व्यवस्था है, शहर वालों की अपनी व्यवस्था है। हमको जो वोट दे के वो चुनते हैं, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए हमको चुनते हैं। अपनी व्यवस्था अच्छी हो उसके लिए वो हमको चुनते हैं, और उसके लिए वो पैसा भी देते हैं, उनका हक भी बनता है। तो वो हमको, मेरी जिम्मेदारी है कि हमको उनको सुविधा प्रदान करना चाहिए। जब हम उनसे पैसा लेते हैं, पब्लिक के पैसे से निगम चलता है, तो उनको सुविधा भी होनी चाहिए। उनकी भी ड्यूटी है कि कोई गलत नहीं करें, सुविधा वो लें। आप कचरा उनको फेंकना है जिस जगह सही जगह, उस जगह नहीं फेंकते हैं, कुछ ही दूसरे जगह फेंकते हैं, तो उनको भी समझना होगा कि नहीं, नगर निगम उनका अपना शहर, ये पूर्णिया उनका अपना शहर है, ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर समाज साथ नहीं रहेगा, शहर के लोग अगर साथ नहीं देंगे, तो शहर का विकास संभव नहीं है। पब्लिक भी चाहती है विकास हो,
लेकिन पब्लिक को सहयोग भी करना होगा। जो गलत है उसको गलत मानना होगा। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि टैक्स देना चाहिए। एक लास्ट सवाल में मेरा सर बन गया इस पर। कुछ ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने नगर निगम के नियमों का पालन नहीं किया और वो चुनाव में प्रत्याशी हैं और उनके जो मॉल है उसको सील कर दिया गया है और उन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की, तो क्या लगता है वैसे लोगों को नगर निगम में आने की? देखिए, वैसे लोगों को नगर निगम में आने के बारे में वो तो जनता पर बात है। जनता ऐसे लोगों को भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो देखिए, नैतिक कर्तव्य, नैतिकता की बात अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी अगर नैतिकता पर चले तो किसी को किसी से कोई दिक्कत ही नहीं हो। हर आदमी अपने आप को सही समझता है, चाहे वो गलत भी करता है तो अपने आप को सही समझता है। तो ये तो जनता को फैसला करना है। जनता स्वच्छ मन से, शुद्ध मन से अपने कैंडिडेट को लेकिन चुने। सर आपको तो ये बतलाना पड़ेगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये कैंडिडेट आ रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये तो आप लोग बताएंगे तो लोग मैं जानेंगे। किसी कैंडिडेट की शिकायत नहीं करता हूँ। भले सारे कैंडिडेट मेरी शिकायत करते हों, लेकिन हम किसी कैंडिडेट की शिकायत नहीं करते। आप किसी का बिल्कुल नहीं करते हैं। जनता को फैसला करना है। मेरे बोलने से क्या होता है? रियल चीज़ तो जनता में जानी चाहिए ना सर। जानी चाहिए तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी समझदारी है कि ऐसा बात नहीं है। प्रबुद्ध लोग हैं शहर में और वो लोग समझते हैं बात को। हम ये नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि शहर की बात है, हम ये कह रहे हैं कि जिसको शहर का इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता है वो कहते हैं कि हम नगर के चेयरमैन बनेंगे। तो आप ये बताइए कि वो जाके क्या करेंगे? उनको समझते समझते इतना समय बीत जाएगा, इतिहास भूगोल पढ़ने में उनका समय बीत जाएगा और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। 5 साल बर्बाद होगा शहर का। तो हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को चुनिए, हमसे भी बेहतर अगर कोई है तो आप उनको चुनिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हम ठीक हैं, हम आपका काम कर सकते हैं, तो आप हमको चुनिए। जात पात से ऊपर उठ के, ये जात पात पे शहर का विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और आप ये कहिए कि साहब ये चुनाव पार्टी पर भी नहीं है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जिसको बेहतर समझते हैं कि जो शहर का बेहतर विकास कर सकता हो, आपकी बात को सुन सकता हो, उसका सही निराकरण कर सकता हो, ऐसे आदमी को चुने लोग। इसलिए कि अभी तो जनता है, 2,16,000 जनता को वोट डालना है, तो बड़ी बात है। सर क्या कल से आप चुनाव अभियान में जुड़ रहे हैं, प्रचार में? चुनाव अभियान तो हम लोगों का चल ही रहा है, सब जगह लोगों से मिलते जुलते हैं। बहुत तो सर कोर्ट के निर्णय के बाद थोड़ी हाँ, लेकिन लोगों से मिलना जुलना तो हमारा था ही, और अभी भी लोगों से मिलने जुलने। अब थोड़ा सा अभियान में तेज़ी आएगी। और बाकी बात है कि साहब हम, जो आदमी दिल से किसी को चाहता है वो वोट देगा। हमारे बहुत समझाने से या कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता खुद समझदार है और उसको खुद समझना होगा कि शहर में वो कैसा प्रतिनिधि चुने, अपना शहर का मुखिया वो कैसा चुने जो उनके लिए काम करे, उनकी बात को सुने। अब ऐसे लोगों को नहीं चुने जिनसे भी वो मुलाकात भी नहीं कर सकें। दूसरी बात, हम एक सवाल ये करते हैं, जाति पाति की बात होती है तो हम एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं कि साहब एक भाई ने, हमारे बड़े भाई ने एक गाड़ी खरीदी और बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो छोटा भाई आया, उसने कहा कि भैया हमको चाबी दीजिए, हम गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो बोला कि तुमको गाड़ी चलाने नहीं आता है, इससे तुमको हम चाबी नहीं देंगे। वो अपना, उसका ओन ब्लड है, जात की बात छोड़ दीजिए आप, उसका अपना भाई है, जो अपने भाई, अनाड़ी भाई को वो गाड़ी नहीं दे सकता। अगर चलाना जानता तो वो ज़रूर देता। तो ये वोट का मामला है। तो लोगों, क्या शहर के स्टीयरिंग को ऐसे आदमी को दे दें जो शहर के बारे में कुछ नहीं जानता हो या शहर के लिए कुछ भला नहीं कर सकता हो? तो ऐसे आदमी को, पब्लिक को फैसला करना है। जिनको तजुर्बा नहीं है तो फिर तजुर्बा लेने में जब तो लोग जात पात की बात करते हैं, कहीं कि उस जाति के, उस जाति के, हम उससे ऊपर उठ के बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। तो यहाँ तो अपने भाई को आप नहीं दे रहे हैं गाड़ी, जो आपका ओन ब्लड है, तो फिर दूसरे की बात क्या है? तो इसलिए हम कहते हैं कि शहर के लोगों को ये समझना चाहिए। अगर वो समझेंगे तो हमको लगता है कि हमको वोट लेने में दिक्कत नहीं है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है लोगों को। लोग समझ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि लोग हमको मैंडेट देंगे और मैं उनसे उम्मीद भी रखता हूँ, और उस उम्मीद पर, उनकी उम्मीद पर मैं खरा भी उतरूँगा। इस बात का उनको भी विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और बहुत बेबाकी से अपनी बातें शेयर की हैं। निश्चित रूपेण एक अच्छा शहर चाहिए, और एक अच्छे व्यक्ति को जब तक आप नहीं चुनेंगे, जिनको शहर का अनुभव हो कि शहर को किस ओर कैसे ले जाना है, तब तक आपका शहर का समुचित विकास नहीं हो पाएगा।
शाहिद रजा ने साफ तौर पे कहा कि आप जिनको भी चुनें, लेकिन उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, तभी आपके शहर का सही तरीके से विकास हो पाएगा। क्योंकि एक अनाड़ी आदमी जब आपका भाई भी होता है तो आप उनको गाड़ी चलाने के लिए नहीं सौंपते हैं। उसी तरह जब आप एक नगर निगम को, अपने शहर को, अपने घर को किसी अनाड़ी को सौंप देंगे तो फिर वो शहर कितना सुरक्षित रहेगा ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छा मौका मिला है इस मर्तबा, डायरेक्ट आपको मेयर चुनना है, तो आपको बड़ी ही समझदारी से काम लेना होगा और बड़ी ही समझदारी के साथ वोटिंग करते हुए नगर निगम के मेयर का चुनाव करना होगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।